हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल आर ओरिजिन। साथियों, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए बीपीएससी, ठीक है, बिहार बीपीएससी, सीडीपीओ, यूपी पीसीएस, यूपी एंड बिहार एसआई, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी जीडी या रेलवे एग्ज़ाम जो भी होने वाला है आगे, उससे रिलेटेड आपके इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है साथियों, कुछ दिनों से जो है हम अपने चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, लेकिन हम उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं और देखते हैं आज के मोटिवेशनल कोड क्या है। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, अगर दम है तो जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। जी हाँ साथियों, हमें इस तरह से जीना है कि अपने लक्ष्य को हासिल करना है और एक मिसाल कायम करना है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और देखते हैं इतिहास के वो चुनिंदे प्रश्न होंगे जो आपके आने वाले बिहार के संपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं या उत्तर प्रदेश के या कोई भी आपका यदि आप एग्ज़ाम देते हैं उससे इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होगा ये। पहला क्वेश्चन है आपका, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका बौद्ध मठ, बी है देवदूतों की भूमि, सी है आर्य प्रदेश और डी है आपका हरियाली का प्रदेश। देखिए ये 45th जो बीपीएससी था 2002 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। विहार का जो मूल अर्थ होता है वो बौद्ध मठ होता है। अगला प्रश्न है आपका, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ। जी हाँ, तो ये 98 में पूछा गया था बीपीएससी में। ऑप्शन ए है ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 1ली शताब्दी। तो बी का जो दूसरे का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में जो है प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ठीक है, तो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था की बात किया जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो सबको पता होगा कि वैशाली में जो थी वो विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ से लगातार 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो विश्व का पहला गणतंत्र जो था वो वैशाली में वो स्थापित किया गया था। चौथे का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, नंद वंश, गुप्त वंश या लिच्छवी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर डी। इन लिच्छवी के द्वारा जो है वहाँ पे गणतंत्र स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ये है, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध जो थे स्थापित नहीं किया। ठीक है, तो जानते हैं कि बिंबिसार जो था वो मगध का एक ऐसा शासक था जिन्होंने अपने वैवाहिक संबंध को स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किया। तो इसमें से देखिए ऑप्शन 5वां का ए है कौशल, बी है मद्र, सी है बज्जी, लिच्छवी वैशाली और डी है विदेह। तो ये सबको पता होगा कि कौशल, वज्जी, लिच्छवी और विदेह ये सबके साथ तो उसने क्या किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। लेकिन 5 का जो ऑप्शन नंबर 5 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे विदेह के साथ वो नहीं किया था, मद्र के साथ भी किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विदेह। ठीक है, बिंबिसार ने इसी के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था विदेह के साथ, बाकी ये तीनों के साथ किया था। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर, राजकुमारी चल्हाना कौन थी। ठीक है, तो राजकुमारी चल्हाना की बात किया जा रहा है, ये कौन थी। ऑप्शन ए है बज्जी लिच्छवी राजकुमारी, कौशल राज की पुत्री, बी है, सी है मद्र राजकुमारी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। वो जो थी वो बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य का स्थिति मजबूत की। ठीक है, ऑप्शन ए है अजातशत्रु, बी है उदयन, सी है बिंबिसार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 7वें का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये बिंबिसार जो थे उसी ने क्या किया था, अपना वैवाहिक नीति अपना करके राज्य को मजबूत किया था, राज्य विस्तार किया था।
तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये आपका बीपीएससी में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अजात शत्रु के वंश का क्या नाम था? मौर्य, बी में नंद, सी में हर्यक और डी में गुप्त। तो अजात शत्रु जो था वो आपका सबको पता होगा कि ये हर्यक वंश से इसका संबंध है। तो ये आप लोग क्वेश्चन को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये कह रहा है अजात शत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की, उसने वह किला कहाँ बनवाया था? ठीक है, ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, बी है वैशाली, सी है अंग और डी है राजगृह। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजगृह में। ठीक है, तो अजात शत्रु अवंती के हमले से बचने के लिए राजगृह में किला बनवाया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 जो कह रहा है अजात शत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? तो अजात शत्रु जो था वो किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? ऑप्शन अवंती, बी कोसल, सी आपका वज्जी वैशाली, डी इनमें से कोई नहीं। तो 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अवंती को उसने पराजित नहीं कर पाया था, बाकी कोसल, वज्जी, वैशाली ये सबको पराजित किया था। उसके बाद साथियों आप लोग हमारे आर ओरिजिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आर ओरिजिन साथ ही आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज जो लेने के लिए आर ओरिजिन टेस्ट सीरीज के नाम से टेलीग्राम चैनल पे जा कर के आप लोग सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ अवेलेबल है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए जितने भी क्वेश्चन है ये कभी ना कभी मतलब आपका ये सब बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, साथ ही कई एग्जामों में भी पूछे गए हैं, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन थी? ठीक है, तो मगध साम्राज्य की जो प्रथम प्रारंभिक राजधानी थी, ऑप्शन क्या है आपका? ए में पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी आपका गिरिब्रज राजगृह और डी चंपा। ठीक है, तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गिरिब्रज राजगृह मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस शासक द्वारा प्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? ठीक है, तो कौन से शासक है? ऑप्शन ए है आपका अजातशत्रु द्वारा, बी है कालाशोक, सी है उदयन और डी है कनिष्क के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उदयन के द्वारा जो था पाटलिपुत्र मतलब पटना की स्थापना किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 को आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र के संस्थापक। ठीक है, अब देखिए सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में भी मतलब उदयन बनाया था और संस्थापक भी कौन था? उदयन ही था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ध्यान में रखेंगे। ऊपर वाला क्वेश्चन 12 में पूछ रहा था पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन, उसका भी करेक्ट आंसर उदयन हो जाएगा, और पाटलिपुत्र के संस्थापक भी पूछता है, इसका भी करेक्ट आंसर उदयन हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन को देखिए, ये कह रहा है कि उदयन के बाद मगध साम्राज्य का पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? ठीक है, तो ऑप्शन है आपका ए में नंदवंश, बी है शुंग वंश, सी है शिशुनाग वंश और डी है मौर्य वंश। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग वंश का। याद रखेंगे यहाँ पे मगध साम्राज्य पर जो था उदयन के बाद शिशुनाग वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका किस मगध सम्राट ने स्वयं को एकराट कहा? ठीक है, कहा है। तो यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन से मगध सम्राट? तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद जो थे वो स्वयं को एकराट कहे थे, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बहुत लोग इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ठीक है, तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, आप लोग भी बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, बी है शुंग, सी है गुप्त और डी है कुषाण। ठीक है, तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश का। नंद वंश के बाद किसका शासन हुआ? मौर्य वंश का। तो आप लोग शासकों का क्रम जो है किस वंश का शासन मगध साम्राज्य पे हुआ था, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 कर है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए है महापद्म नंद, बी है घनानंद, सी है सुकल्प और डी है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घनानंद जो था सिकंदर महान के समकालीन माने जाते हैं।
ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए है आपका सम्राट अशोक, बी है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है बिंदुसार और डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसको याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मगध में मौर्य वंश के शासन की स्थापना किए थे। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 और ये कह रहा है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, क्या चीज़ का बना था। तो सबको पता होगा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो महल था वो लकड़ी का बना था। ठीक है, तो ये काफ़ी मतलब आसान है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये गलत ही हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है। तो भास के या शूद्रक के, विशाखदत्त के, अश्वघोष के। ठीक है, तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। विशाखदत्त के जो पुस्तक है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, विशाखदत्त। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी। ठीक है, दक्कन की विजय बताना है। ऑप्शन ए है अशोक, बी है चंद्रगुप्त, सी है बिंदुसार, डी है कुणाल। ठीक है, तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चंद्रगुप्त ने दक्कन विजय की थी, इसमें आप लोग याद रखेंगे, दक्कन विजय उन्हीं से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 46 बीपीएससी में पूछा भी गया है, और आपका बिहार एसआई या बिहार सीडीपीओ इस सब में ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, और यहाँ से प्रश्न गलत भी हो जाता है। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन ए 11, बी 12, सी 14 और डी 15। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वो 15 अधिकरणों में विभाजित है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था। तो मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला, वो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो ये जितने क्वेश्चन है ना ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखें। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, बी है अशोक महान, सी है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी है कनिष्क। ठीक है, तो 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपना राजधानी बनाया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए ये कई बार पूछा गया है, मेगास्थनीज के पुस्तक का नाम बताना है। तो सबको पता होगा जो मेगास्थनीज जो था उसके पुस्तक का नाम क्या था, इंडिका था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 26, वह स्रोत जिनमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका दिव्यावसान, बी अशोक के शिलालेख, सी है इंडिका, डी है अर्थशास्त्र। 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडिका में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की। तो सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो कराने वाले थे उनका नाम क्या है। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विलियम जोन्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है। ठीक है, देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सीता भूमि का अभिप्राय जो होता है आपका 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया तो वह कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन ए है मस्की का लघु शिलालेख, रोमिनदेई अभिलेख, रानी का स्तंभ लेख और भावु शिलालेख। 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मस्की का लघु शिलालेख। तो उसी स्तंभ में ऐसा एक अशोक ने स्वयं को सम्राट बताया है, मस्की आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन नंबर 30, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? जी हाँ, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको कई बार पूछा भी गया है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो अशोक के शिलालेखों की भाषा थी वो पाली थी। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कर रहा है? अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को सर्वप्रथम, ठीक है, तो ब्राह्मी जो है, ब्राह्मी और खरोष्टी ये सब लिपि होता है, तो सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है BN मिश्रा, बी है HD शंकलिया, SR गोयल और डी है प्रिंसेप। 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रिंसेप ने सर्वप्रथम अशोक के ब्राह्मी अभिलेखों को पढ़ा। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? यह है सम्राट अशोक के पिता का नाम बताना है, ठीक है। ऑप्शन ए है बिंबिसार, बी है बिंदुसार और सी है चंद्रगुप्त मौर्य, डी है बृहदर्थ, ठीक है। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वह बिंदुसार का, अशोक जो थे बिंदुसार के लड़के थे, ठीक है। और बिंदुसार किन के लड़के थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ये आप लोग क्रम थोड़ा सा याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के बिंदुसार और बिंदुसार के अशोक हो जाएंगे, इसको आप लोग जरूर याद रखें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया, तो वह गुप्त सम्राट कौन था? समुद्रगुप्त, बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी है स्कंदगुप्त और डी है रामगुप्त। तो 33 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये स्कंदगुप्त जो थे उन्होंने हूणों को पराजित किया था, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अंतिम मौर्य सम्राट बताना है। जालौक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन और बृहदर्थ। तो 34 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बृहदर्थ जो थे वो आपका अंतिम मौर्य सम्राट थे, इसको ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 35, मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ? देखिए कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौर्य वंश के बाद कौन आया, शुंग वंश के बाद कौन आया। तो ये मौर्य वंश के पश्चात जो था, क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश आए थे, ठीक है। शुंग वंश के बाद आपका कण्व वंश, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से गुप्त वंश के किस शासक को विक्रमादित्य भी कहा जाता है, ठीक है। तो विक्रमादित्य जो थे उनको किस वंश के शासक को कहा जाता है? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, इसमें कंफ्यूज होकर के कोई समुद्रगुप्त तो कोई चंद्रगुप्त प्रथम लगा देता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। 36 का करेक्ट आंसर, यदि गुप्त वंश के शासक विक्रमादित्य की चर्चा होता है तो चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? जी हाँ, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका 37 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, याद रखेंगे समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर, और ये आपका आज क्या लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 38। ये कह रहा है अभिलेखों के किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो 38 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अशोक को ही प्रियदर्शी और देवनाम प्रिय कहा जाता है। तो साथियों ये था मतलब इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बिहार के इतिहास से संबंधित थे। आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और इतिहास एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। आप लोग हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जा कर के हर मंथ के करंट अफेयर्स का शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे आपका 10-10 मिनट का वीडियो जो है पूरे मंथ के करंट अफेयर्स का रिवीजन हो जाएगा। साथियों हम इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं, चूँकि आने वाले एग्ज़ाम में बिहार SI और उसके बाद में बिहार CDPO, BPSC 67 BPSC का भी नोटिफिकेशन ये सब आने वाला है। तो ये आप लोग ध्यान में रखें, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। या UPSSC एग्ज़ाम हो गया, SSC GD हो गया, रेलवे हो गया, उसमें इतिहास के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका समय शुभ हो, धन्यवाद।